तो मैं चिड़ियाघर में रहा हूँ, बासी गोश्त खाता रहा हूँ, गंदा पानी मुझे पिलाया जाता रहा है, बच्चे मेरे साथ सेल्फीज बनाते रहे हैं और बंदर वहां पे आके मेरे साथ शरारतें करते रहे, लेकिन हूं मैं शेर। और जब मेरी जिबिल्लत जागेगी तो उसके बाद फिर यही होगा जो इन कुत्तों के साथ हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा ही शेर, आप यकीन करें, लेकिन अफसोस हमने इसको कुत्तों के दरमियान फंसा के रखा हुआ है। कुछ कुत्ते पाकिस्तान के अंदर के हैं और कुछ बाहर के हैं। जो बाहर के हैं उन्होंने भी इस शेर को यही समझ लिया था कि ये शेर नहीं है, ऐसे खाल ओढ़ी हुई है, बस हमें गलत फहमी है कि ये शेर है। और जो अंदरूनी कुत्ते हैं वो इसको कमज़ोर करते रहे, वो इसके ऊपर गुराते रहे, इसको कॉर्नर करते रहे, और आज भी वो इसको कॉर्नर कर रहे हैं। लेकिन जब शेर की जिबिल्लत जागी तो फिर आप उसका खुद अंदाजा कर लीजिए कि क्या उसका नतीजा निकला। बाहर के दुश्मन इस वक्त सहमे बैठे। आप यकीन करें कि पाकिस्तान की इतनी इज्जत पिछले 75 वर्षों में नहीं हुई जितनी इज्जत पिछले 2 दिनों में हुई। यानी वो लोग जो हमें भिखारी समझते थे, मुल्कों की बात कर रहा हूं, यानी वो मुल्क जो हमें भिखारी समझते थे, जब हम उनके पास जाते थे तो समझते थे कि कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं, और वो हमसे अवॉइड करते थे कि क्या इनके साथ मुलाकात करेंगे फिर ये पैसे मांगेंगे। उनके दिल में हमारी इज्जत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यार इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमिकली कमजोर मुल्क है, लेकिन ऐसा शेर पूरी इस्लामी दुनिया में नहीं है। और वो मुल्क जैसे हम इमदाद लेते थे वो ये समझते थे कि यार ये गिदागर हैं, ये बैगर हैं, और बैगिंग बॉल लेकर फिरते रहते हैं। और वो मुल्क जिनकी हम मदद करते थे, हमने उनको टेररिज्म से बचाया, हमने उनके मफादात जो थे उनको गार्ड किया, वो हमें समझते थे कि बस ये टिश्यू पेपर है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और वो इंडिया जो ये समझ रहा था कि हमारा जो दिफाई बजट है वो $80 बिलियन है, पाकिस्तान का $8 बिलियन है। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, हम तरक्की याफ्ता हैं, हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, हम तो एक ललकार में या एक ही झपटे में इसको खा जाएंगे। वो भी सहम के बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान की जितनी इज्जत इस वक्त है आप अंदाजा नहीं कर सकते, कभी माजी में ऐसी थी नहीं। एक बार तो आपने देखा था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त सारी इस्लामी दुनिया ने हमें मुबारकबाद पेश की थी। ये ज़हन में रखें कि इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुल्क है जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है, जिसे पूरी दुनिया शेर समझती है, और वो पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि सारे इस्लामी मुल्क अगर मिल भी जाएं तब भी उनके पास वो ताकत नहीं जो पाकिस्तान के पास है, और वो ताकत है एटमी ताकत। पाकिस्तान एक पहला इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, और जब तक ये है उस वक्त तक ये शेर है। याद रखें, पाकिस्तान की कदर करें, क्योंकि अगर आपने कदर ना की तो आपसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा। मैं अपने वीलॉग की तरफ आता हूं, लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, आपकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आप उस लिंक के ऊपर जाइए और हमारी उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। 2-3 चीजें हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। पहली चीज तो यह है कि स्टॉक एक्सचेंज ने भी पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को आज सलामी पेश की है और इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और इंडिया के अंदर इसने कोहराम बर्पा कर दिया। आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो इससे पहले कभी ना सुना था ना कभी देखा था। वो रिकॉर्ड ये है कि पहली मरतबा स्टॉक एक्सचेंज को इसलिए बंद करना पड़ा कि इसकी रफ्तार इतनी तेज थी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी कि सिस्टम जैम हो गया और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को रोकना पड़ गया, और रोकने के बाद फिर उसे रीस्टार्ट किया गया तो फिर दोबारा इन्वेस्टर्स आए, फिर उन्होंने अपना पैसा जो कुछ उसके पास था स्टॉक एक्सचेंज को देना शुरू कर दिया। तो अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके शेयर्स के अंदर उसके पॉइंट्स जितने हैं उनका इजाफा हो चुका है, 10,123 पॉइंट इजाफा हुआ है और 9.5% स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर गई है। 9.5% इजाफा जो है, इतना बड़ा इजाफा होता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज कितना बड़ा कारोबार हुआ, बस सिर्फ इस चीज से अंदाजा कर लीजिएगा कि 1.25 करोड़ रुपए का होता है। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका 1.25 करोड़ रुपए का होता है, और आज जो इजाफा हुआ स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के अंदर, इसके पॉइंट्स के अंदर, तो टोटल पॉइंट्स जो है वो 10,123 इजाफा हुआ है इसके अंदर। तो 10,123 को आप 25 करोड़ से ज़रब दे लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितना बड़ा कमाल हुआ है, कितना बड़ा इजाफा हुआ है। तो मेरा ख्याल यह है कि सलामी भी है तो बहुत बड़ी, लेकिन जो पाक फौज ने किया पाकिस्तान के लिए उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है पूरा मुल्क अगर पाक फौज के हाथ चूमे और इनके लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दे तो वो भी कम होगा। मैं बार बार अक्सर अपने वीलॉग्स के अंदर, अपनी तकरीरों के अंदर, अपने सेशंस के अंदर सिर्फ एक बात करता हूं कि ये याद रखें कि ये मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता, ये याद रखिएगा, और ये मुल्क जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता। तो हमने किसी न किसी तरीके से जमहूरियत को और पाक फौज को इकट्ठा चलाना है। ये दोनों इकट्ठे रहेंगे तो ये मुल्क चल सकेगा, ये मुल्क बच सकेगा। वरना आप ये समझें, ये ना समझें कि सिर्फ अगर आप जमहूरी तौर पे मजबूत हो जाएंगे तो ये पाकिस्तान बच जाएगा, नहीं। इसके जो दाएं बाएं जो दुश्मन मौजूद हैं वो इसको चलता हुआ देखना नहीं चाहते, वो इसको बचता हुआ देखना नहीं चाहते, वो सारे इसके वजूद के वैरी हैं, इसके दुश्मन हैं।
तो अगर हमने इसको बचाना है तो फिर ऐसी ही हमारे पास एक फौज होनी चाहिए, ऐसी ही क़यादत होनी चाहिए और ऐसा ही जज्बा होना चाहिए, फिर ही जाके ये मुल्क बच सकेगा। और अगर हम इसको चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये माशी तौर पे बहुत मजबूत हो जाए, तो हमें अपने जमहूरी इदारों को मजबूत करना होगा। अगर जमहूरी इदारे मजबूत हो जाएंगे, इस साइड से पाक फौज मजबूत होगी, तो ये मुल्क वाकई फिर ताक़यामत रहेगा और उसके साथ साथ ये पूरी दुनिया के दांत खट्टे भी करेगा और साथ साथ दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड सुपर पावर बन के उभरेगा। बस ये कभी हमारी जमहूरियत का इशू बन जाता है, कभी फौज का इशू बन जाता है, इसलिए मुल्क कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। यही हमारा अलमी है। अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ले आएंगे तो यही स्टॉक एक्सचेंज कभी ना कभी न्यूयॉर्क का मुकाबला करेगी, न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज का मुकाबला करेगी। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर चीज जेर तामीर है। तो जहां जेर तामीर होती है तो वहां हर चीज नई बन रही होती है। जब नई चीज बन रही होती है तो वहां अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है। ख्वाजा आसिफ साहब का कैरियर तबाह हो गया इस सारे सिनेरियो के अंदर। जहां मोदी का किरदार गया, जहां मोदी का की फ्यूचर गया, उसकी सियासी मुस्तकबल दाव पे लग गया। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबल दाव पे लग गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी दिनों में बड़ा ही घटिया और बड़ा ही वाहियात किरदार अदा किया था और उन्होंने बाकायदा तंज करने शुरू कर दिए थे और उसे ट्रेंडिंग में वो लेके आ गए थे। शुरू में मैंने एक बार तो तारीफ की थी जब मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जो वक्त गुजरता चला गया तो इन्होंने ऐसी ऐसी मीम्स बनानी शुरू कर दी, ऐसे ऐसे कमेंट्स देने शुरू कर दिए और उमर अयूब साहब ने बाकायदा सवाल दाग दिए, उन्होंने ट्वीट्स दाग दिए कि ये बताएं जो यूक्रेन को हमने शेल दिए थे उसके पैसे किसके पास चले गए। तो इन सब ने अपनी फौज को, अपने दिफा को मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया था और उस डर्टी वर्क की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शर्मिंदा है और पुराने क्लिप चला रही है। मेरा भी एक पुराना क्लिप चला रही है जो शुरू में जब इनका किरदार बहुत अच्छा था तो मैंने अप्रिशिएट किया था, लेकिन आखिरी दिन जो थे इतना बुरा किरदार था, आप यकीन करें ऐसी वाहियात किस्म की इन्हें हरकतें की है कि आज मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें इज्जत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखें एक साइड पे मोदी गया, दूसरी साइड पे इमरान खान साहब गए और यही वजह है कि अब इमरान खान साहब के लिए अगर कोई ऑप्शन था, अगर थोड़ा सा भी कोई रास्ता खुलना था इनके लिए तो वो बंद हो चुका है। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका सियासी कैरियर भी तबाह हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2-3 इंटरव्यूज हैं जो इनको लड़ गए। एक इंटरव्यू के अंदर जो इंटरनेशनल किसी मीडिया के अंदर हुआ था, इन्होंने तस्लीम कर लिया कि जी हम तो 30 साल तक जो है 3 दहाइयों तक हम डर्टी वर्क करते रहे हैं और अमेरिका के लिए करते रहे हैं। तो इन्होंने तस्लीम कर लिया था जी कि पाकिस्तान इस किस्म की दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी मार्केट रहा है। साथ साथ उन्होंने मदारस के बारे में बयान दे दिया। अब ये बयान जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के गले पड़े हुए हैं, क्योंकि इन बयान को यूएन के अंदर भी ले गया था इंडिया और साथ साथ इंडिया के अंदर हर जो उनका प्रोग्राम होता था वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब के बयान चला के दिखाए जाते थे। तो अब मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब का सियासी कैरियर भी फिनिश ही हो गया और ये उसी खाते में पड़ गए जिस खाते में मोदी है और जिस खाते के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की जुबान मेरा ख्याल कंट्रोल में नहीं है या वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हुए हैं कि जहां चीजें कंट्रोल में नहीं होती, या फिर वो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज्यादा ज़हनी खलफशार का शिकार हो गए जिसका अब उनको नुकसान होने लगा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी आप ये समझे कि उस ब्रैकेट का हिस्सा बन गए हुए हैं। जनाब आज मैंने क्लिप देखा और ये क्लिप था कि जो इंडिया के चंद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और वो अपनी एक एंकर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उसका क्लिप इस वक्त वायरल है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर हैं और उनका मैं तासुर सुन रहा था, वो बड़े मज़ेदार तासुर था और ये ट्रू तासुर है, ये ट्रू पॉइंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस हद तक इंडियन जो है पाकिस्तान के बारे में सच बोल रहे हैं। तो इंडियन जनरल ने कहा कि ये जहन में रखें कि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो है ज़बरदस्त, में इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चाइनीज़ को अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी नहीं आती। उसका ये कहना था कि अगर मुझे पाकिस्तानी जवान या पाकिस्तानी फौज और चाइनीज़ फौज के साथ कोई कंपैरिजन करना हो कि मुझे ऑप्शन दिया जाए कि आपने इनके साथ लड़ना है या इनके साथ लड़ना है, तो मैं चाइनीज़ फौज के साथ लड़ूंगा, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उसे उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता। और जो पाकिस्तानी फौज है, जो पाकिस्तानी जवान है, जो पाकिस्तानी ऑफिसर है, इन्हें लड़ना आता है, ये लड़ने में कमाल है, इसमें कोई शक नहीं उनके बकौल। और इन्होंने जो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, इन्होंने चाइनीज से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल किया क्योंकि इन्हें लड़ना आता है। तो ये एक ट्रिब्यूट है पाकिस्तानी फौज के लिए और मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है, क्योंकि इस आदमी ने, इस लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो जाहिर है पहले पाकिस्तान के साथ लड़ चुका है और जो हमारा दुश्मन है, उसने बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है, पाकिस्तान का जो कमाल है, उसका एतराफ़ किया है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ, ये बड़ी एक दिलचस्प है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस नुक्ते को गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान का इशू ये है कि हम लो सेल्फ स्टीम का शिकार हैं, हम लो सेल्फ स्टीम का शिकार हैं, ये याद रखिएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें एतमाद नहीं है, एतमाद की कमी है। इसलिए हमेशा जो अपनी कारकर्दगी होती है, जो अपनी कामयाबी होती है, इसे हम किसी न किसी के खाते में डाल देते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर कोई बच्चा किसी क्लास के अंदर टॉप कर जाए तो सारी क्लास ये कहती है कि इसको टीचर ने फेवर किया है, ये खुद टॉप नहीं कर सकता। यानी हमारी बुनियाद के अंदर ये खामी है कि हम ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और यही बहुत बड़ी खामी है। हम उसे किसी न किसी के खाते में डाल देते हैं। अभी जो हमारी अचीवमेंट है, इसको हम बजाय इसके कि सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि उसके ऊपर फख्र करें, हम इसे चाइना के खाते में डाल रहे हैं। भाई अगर चाइनीज इतने एक्सपर्ट थे तो खुद J10 को पहले इस्तेमाल कर लेते। J10 ने जब से वो बना है 2003 से पहली मर्तबा उसने कोई जहाज गिराया
और ये पहली मरतबा वाकया हुआ है, और ये वाकया भी पाकिस्तान में हुआ है। अगर चाइनीज से टेक्नोलॉजी इतनी शानदार थी, अगर J-10 इतना शानदार था, तो फिर चाइना को ये चाहिए था कि किसी और जगह इसको टेस्ट कर लेता। ये जहाज इससे पहले ही किसी जगह को बहुत बड़ा मार का फतह कर लेता। इसके साथ साथ जो PL-15 है, और अगर ये वाकई बहुत शानदार था, तो इससे पहले तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मिसाइल होना चाहिए था। ये भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। याद रखें कि पाकिस्तान का कमाल है कि उसने जो चाइनीज असलहा है उसके साथ भी कमाल कर दिया, जिसकी कोई मार्केट नहीं थी। लोग दुनिया में चाइनीज असला नहीं खरीदते, लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ जाते हैं, अमेरिका की तरफ जाते हैं, रशिया की तरफ जाते हैं। ये पाकिस्तान का कमाल है कि पाकिस्तान ने उस असले को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके चाइना की मार्केट के अंदर इजाफा कर दिया, उसे यहां से यहां ले आया। और इस वक्त चाइनीज थैंकफुल है पाकिस्तान के। लेकिन यहां पे एक अजीब सी थ्योरी दी जा रही है कि ये चाइना का कमाल है, चाइना ने सैटेलाइट दिया था, चाइना ने मिसाइल दिए थे, चाइना ने जहाज दिए थे और उन्होंने हमें जगाया था, हम तो सोए हुए थे, उन्होंने उठाया कि भाई उठ जाओ, दुश्मन आपके पास आया हुआ है, और उनकी मदद से पाकिस्तान ये फतह याब हुआ। ये सारी कामयाबी चाइना की। ये हम कह रहे हैं भाई खुदा खौफी करो, अपने ऊपर एतमाद पैदा करो, और जो आपका कमाल है, जो आपके जवानों का कमाल है, जो आपके अफसरों का कमाल है, उनको दें, उनका हिस्सा उनके हवाले करें, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो। पाकिस्तान अगर इतना ही कमजोर मुल्क होता तो आज ये पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर ना होता। हम देखें न्यूक्लियर पावर भी कभी किसी के खाते में डाल देते हैं, कभी किसी के खाते में डाल देती है। पाकिस्तान का कमाल है कि इसने दुनिया में सबसे सस्ता न्यूक्लियर प्लांट बनाया, $500 मिलियन लगे सिर्फ उसके ऊपर। आज तक ऐसा नहीं हो सका, और टेक्नोलॉजी कहीं से लेके जैसे तैसे करके जोड़ जाड़ के ये न्यूक्लियर पावर बन गया। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान का, ये ज़हन में रखें आप ये चाइना को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? अपने लोगों का हिस्सा चाइना को क्यों दे रहे हैं आप, जबकि चाइना थैंकफुल है पाकिस्तान का कि आपने कमाल कर दिया, आपने हमारे जहाजों की मार्केट वैल्यू बना दी। तो आप इसको देखें बजाय इसके कि आप चाइना, इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ने हमारी मदद की, चाइना का इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान कामयाब हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान नाकाम हो जाता चाइना को नुकसान था। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी फेवर हमारे साथ थी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इतनी नहीं थी कि सारी जंग उन्होंने लड़ी है और सारी जंग जीती उन्होंने। सेम इसने टर्की की मेहरबानी, टर्की हमारे साथ खड़ा हुआ, हम हमेशा टर्की के साथ खड़े होते हैं, हम हमेशा टर्की के साथ खड़े रहेंगे। अजरबैजान ने हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया, हमें एतमाद दिया, बहुत उसकी मेहरबानी, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से आर्मीनिया को आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। ये फैक्ट है पाकिस्तान का। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने सारे अंडे उठा के आज़ाद भाईजान के हवाले कर दें, हम अपने सारी कामयाबी की जो ट्रॉफियां हैं वो टर्की के हवाले कर दें, हम अपने सारे इजाज़, सारे अवार्ड जो है चाइना के हवाले कर दें। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं है। कोई शक नहीं कि इन सब मुल्कों ने पाकिस्तान की मदद की, ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, लेकिन ये जो जंग थी, ये जो लड़ाई थी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जवानों ने लड़ी। ये इनका कमाल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुबह अपने डेथ वारंट पे साइन किए थे, अपनी वसीयतें लिखी थी, नीचे साइन किया था, और जितने पायलट 10 मई को इंडिया की तरफ गए थे उन्होंने अपनी यूनिट्स को, अपने स्क्वाड्रन लीडर को, अपने एयरबेस को लिख के दिया था कि मैं इजेक्ट नहीं करूंगा, मैं जहाज के अंदर ही रहूंगा, अगर जहाज हिट करता है तो मैं उस जहाज के साथ शहीद होऊंगा, मैं दुश्मन के काबू नहीं आऊंगा, मैं अभिनंदन नहीं बनूंगा कि मुझे चाय पिला के या मुझे कपड़े पहना के मुझे मेरे मुल्क भेज दें। ये था इनका जज्बा। अगर इतने ही सारे फनकार थे तो चाइनीज अपने पायलट भेज देते, चाइनीज अपने इससे भी अच्छे जहाज उनके पास है दे देते, वो हमें आ जाते फिर यहाँ पे। या वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जिसका मैं खुद भी एतराफ़ करता था कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के साथ उन्होंने हमें फेवर दी है, लेकिन बाकी सारा कमाल हमारा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इतना बड़ा कमाल उनका होता तो अपने सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को राजी कर लेते, यूरोप को राजी कर लेते, इंडिया के साथ इतने अरसे से लड़ रहे हैं तो मार देते मत उनकी, नहीं कर सके। ये पाकिस्तान का कमाल है, ये पाकिस्तान का इजाज़ है। अपना इजाज़ भाइयों किसी और को ना दें, अपने पांव पे खड़े हुए एतमाद के साथ। ये पाकिस्तान का कमाल है, ये पाकिस्तानी जवानों का कमाल है कि उन्होंने 1 घंटे में जो वर्ल्ड की फ्यूचर की सुपर पावर है उसको लटा दिया। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे में पाकिस्तान ने वो कमाल किया था जिसके बारे में सबका ख्याल ये था कि पाकिस्तान नहीं कर सकेगा। और उससे पहले आप दुनिया का रवैया देख लें कि अमेरिकन क्या कह रहे थे, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, कि ये तो हमारा मामला, भाड़ में जाएं आप। अच्छा, दूसरा जो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क थे वो कह रहे थे छोड़ दो, रह दो, छोड़ दो, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ा उसमें से। और यूरोप के अंदर देख लें आप, सन्नाटा, उन्होंने कहा जी जाए पाकिस्तान और इंडिया भाड़ में जाए दोनों। ये था यूरोप का। चाइनीज की तरफ से मैसेज आया, इसमें कोई शक नहीं। और इसहाक डार साहब, मैं समझता हूं कि इनको क्रेडिट देना चाहिए। ये मिश्योर लीडरशिप होती है, याद रखें, बजाय इसके कि वो जाके सो जाते। यार उस बंदे ने 23 घंटे काम किया है एक दिन में, सिर्फ 1 घंटे की नींद ली है। और उससे पहले 22 अप्रैल के बाद से 10 मई तक मुसलसल एंगेज किया पूरी दुनिया को, और उसके बाद आप पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो कमाल है इस बंदे का। तो आप अपना क्रेडिट जिस शख्स ने जो कमाल किया है वो किसी और के खाते में क्यों डालते हैं? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है ना, ये पाकिस्तान की बर्बादी है। अपने ऊपर एतमाद करें, अपनी टांगों के ऊपर खड़े हो, अपने पांव के ऊपर खड़ा होना सीखें। ये सब पाकिस्तान का कमाल है, किसी का कोई कमाल नहीं है। हमने ये जंग लड़ी भी है और हमने ये जंग जीती भी है, और दुनिया को ये साबित भी किया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है। ये गजा नहीं है, या ये इजिप्ट नहीं है, या ये जॉर्डन नहीं है, या फिर ये इराक नहीं है कि आप इसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। ये पाकिस्तान है, इसका ये अपना डिफेंस करना जानता है।
ये मुकाबला करना जानता है सबका। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, उसने आपको सुरखरू किया, उसने गैब से मदद दी आपको, उसने आपको हौसला दिया। अपनी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप उनको फॉर्म 47 कह सकते हैं, लेकिन ये जो किरदार है, मैं कहता हूं कि अगर इनको ताहयात भी आप वजीर खारजा इसहाक डार साहब को रहने दें, तब भी ये कम है जो इस बंदे का कंट्रीब्यूशन है। जो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, आप उनके बारे में लाख एतराज़ात कर सकते हैं, आप उनके बारे में बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन जो शख्स का कमाल है वो है। इस वक्त इसने कमाल कर दिया, तो इनको आप मुबारकबाद पेश करें। और जो आर्मी चीफ है, आप देख लें कि बंदा इतने प्रेशर में उसने अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखा। सब कुछ करने से पहले उसने बाकायदा एक्सरसाइज की, नमाज पढ़ी, कुरान मजीद की तलावत की, और उसके बाद कहा चढ़ जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। और फिर जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर साहब, आप उनका शुक्रिया अदा करें, उस बंदे ने कमाल कर दिया सारा। तो लेकिन ये है कि कभी हम उसके खाते में डाल देते हैं, कभी उसके खाते में डाल। मैं एक क्लिप देख रहा था जिसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा था कि ये जो J-10 है ये तो इमरान खान साहब ने लेके दिए थे पाकिस्तान को। भाई वाह, अगर लेके दिए थे तो आप पहले जंग लड़ लेते फिर। और जो आप इन दिनों में करते रहे हैं, जिस तरह आप आर्मी चीफ का ठट्ठा उड़ाते रहे हैं, मजाक उड़ाते रहे हैं, यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाते रहे हैं, तो अगर आप इतने ही कारीगर थे तो आप फिर कम से कम ये तो ना करते ना, आप प्राइड फील उससे पहले ही कह देते आप कि देखें जी मैंने ये कमाल किया है, पाकिस्तान का दिफा बड़ा मजबूत है और मजबूत हाथों में है और ये कमाल करेंगे। आप तो जड़ें काटते रहे हैं फौज के, और आज ये प्राइड ले रहे हैं कि जी हमने J-10 लेके दिया। भाई J-10 का कमाल नहीं है, ये उन लोगों का कमाल है जिन्होंने जहाज उड़ाए थे। अब आप देख लीजिएगा, J-10 बिकेगा ना दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, कहां कहां नहीं गिरेगा, आप देख लीजिएगा। ट्रेनिंग के दरमियान ये गिरेगा, मैं आपको पहले कह रहा हूं। और फिर आप देखिएगा कि अपने जो जवान हैं, अपने जो पायलट्स हैं, उन बच्चों का कमाल क्या है कि उन्होंने अपने वालिदैन को फोन नहीं किया था कि मैं जा रहा हूं अबू, मैं अम्मी, मैं जा रहा हूं, मुझे महाज पे भेज रहे हैं। किसी के साथ किसी का कोई रब्ता नहीं था, वो सीधा गया वहां पे, पाकिस्तान की हिफाजत की उसने। और यही वजह है कि इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। वो हैरान और परेशान है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास ही, जीत हो गया। ये अबाबील्स के जरिए ये जो हाथी को मारा गया है, या काबे की जो हिफाजत हुई है, ये एक 2025 का मौजज़ा है। तो आप इस मौजज़े पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, और ये यकीन करें कि पाकिस्तान हमेशा के लिए बना हुआ है, ये बहुत आगे जाएगा। बस हमने इसको कुत्तों से बचाना है, जो अंदरूनी है और जो बैरूनी है। अंदर वाले भी इसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं, और इसके ऊपर गुरा रहे हैं, और बाहर वाले भी गुरा रहे हैं। तो इसको अल्लाह ताला दोनों से बचाए, बाहर वालों से भी बचाए और अंदर वालों से भी बचाए, क्योंकि ये शेर है और इस शेर ने पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत करनी है। ये है और ये मजबूत है। तो फिर आप देखिएगा, गजा की तरफ भी कोई नहीं देखेगा, किसी और छोटे मुल्क की तरफ जो इस्लामी मुल्क है, इस्लामिक कम्युनिटी है, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। ये पाकिस्तान का कमाल है। पाकिस्तान की हिफाजत करें, शुक्र अदा करें अपना। इसके साथ साथ जनाब, कल जो फौजी तर्जमान थे, उसमें जो एयरफोर्स की तरह से फौजी तर्जमान ने उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए थे और उसके बदले में पाकिस्तान का स्कोर 0 है। यानी पाकिस्तान ने 6 स्कोर किया है, लेकिन इंडिया का स्कोर 0 है। इंडिया कोई नुकसान पाकिस्तान की एयरफोर्स को नहीं पहुंचा सका। ना हमारी कुछ स्ट्रिप डैमेज हुई, ना हमारा कोई एयर बेस डैमेज हुआ, ना ही हमारा कोई जहाज़ गिरा, ना हमारे किसी पायलट के ऊपर कोई अटैक हुआ। सवाए एक एयर बेस के अंदर जब वहाँ पे अटैक हुआ था तो वहाँ एक हमारे पायलट शहीद हुए हैं, जिसे ज़ाहिर पूरी कौम सलाम पेश कर रही है। लेकिन जंग के दरमियान पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये कमाल अल्लाह ताला का देखें, उसका मौजज़ा देखें, शुक्र अदा करें इसके ऊपर। और इसके साथ साथ जनाब, मैं एक नैरेटिव आपके सामने रखना चाहता हूँ और कुछ सवाल आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर फ़ौज ना होती, इतनी मजबूत ना होती, या इस तरह पाकिस्तान का दिफा न करती, तो क्या होता। या तसव्वुर करें, आप यकीन करें कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को गाज़ा बनाना चाहता था। उसने उस पर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी थी। उसके पास इसराइली ड्रोन्स थे और साथ उन ड्रोन्स को चलाने वाले लोग भी थे, एक्सपर्ट्स भी थे इसराइली, जो इंडिया के अंदर बैठे हुए थे। और अगर हम अपना दिफा ना करते तो पाकिस्तान के 3-4 शहर इस वक्त गज़ा बन चुके होते। लाहौर के अंदर उन्होंने अटैक करना था, भावलपुर को उन्होंने मसमार कर देना था, रावलपिंडी उनका निशाना था, और यहाँ पे जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उसको उन्होंने उड़ा देना था। और कराची उनका एक शिकार था। वो चाहते थे कि नेवी के जरिए कराची के ऊपर अटैक करें। वो जो मेजर गौरव आर्या कह रहा था ना, वो सही कह रहा था, क्योंकि उनका डिज़ाइन था ये कि उनकी नेवी ने कराची के ऊपर अटैक करना है, पोर्ट के ऊपर आग लगानी है और वहाँ पे बारूद फेंकना है पूरे शहर के अंदर। ये उनका डिज़ाइन था। तो पाकिस्तान ने जब अपना दिफा कर लिया तो ये गज़ा होने से बच गया पाकिस्तान। अब ये सवाल है कि अगर ये फौज ना होती, जिसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी हम पिछले 3 साल से ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसको हम दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम पूरी दुनिया के अंदर जहां पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पे होर्डिंग्स लगा के उनकी बेइज्जती करते हैं, अगर ये ना होती तो यहाँ पे पाकिस्तान गज़ा बन चुका होता। और अगर ये गज़ा बन चुका होता तो कोई यूट्यूबर भी ना बचता जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी ना बचता जो पाकिस्तान की जड़ें काटता रहता 3 साल। तो ये इस फौज का कमाल है। और इसके साथ साथ अगर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान अल्लाह न करे बर्बाद हो चुका होता। पाकिस्तान के अंदर आप यकीन करें कि इस वक्त जख्मियों और लाशों के अलावा कुछ ना होता। ये फौज है जिससे इस मुल्क को बचाया, जिसकी वजह से आज बाजार खुले हुए हैं, आज दफ्तर लगे हुए हैं, आज सारे स्कूलों के अंदर तालीम जारी है, जिसकी वजह से हम आप के सामने वीलॉग कर रहे हैं और आप हमारा ये वीलॉग सुन रहे हैं, इस फौज की वजह से। तो इसकी कदर करें,
और अगर नहीं कदर होती तो जाकर गजा में देखें, ये फौज अगर उनके पास होती तो क्या इसराइल को जुर्रत होती कि वो छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करता, या खवातीन के साथ ये सलूक करता, या बूढ़ों के साथ ये खवातीन के साथ ये सलूक करता, या उस पूरे इलाके को बर्बाद कर देता, उसे मसमार कर देता? कभी ऐसा होता? तो कदर करें इसकी। और इसके साथ साथ अगर ये फौज ना होती तो हमारे 9 शहरों को बर्बाद कर देना था इंडिया ने। जब ये डिज़ाइन सामने आएगा तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि इंडिया का क्या सोच थी उनकी, क्या वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ। तो ये सब कुछ जो है ना इस वजह से है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अपने अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जो फौज से मोहब्बत है वो उसे कायम रहना चाहिए, इसे डैमेज नहीं होना चाहिए। ये याद रखें, जनरल आसिम मुनीर हैं, ये आए हैं, ये चले जाएंगे और इनकी जगह कोई और सिपा सालार आ जाएगा, वो इसी फौज के अंदर से निकला होगा और इतना ही वो स्मार्ट होगा, इतना ही ज़्यादा ज़हीन होगा और इतना ही ज़्यादा कमिटेड होगा जितने आसिम मुनीर हैं। तो ये नहीं कि आप एक शख्स के लिए, एक आते हुए शख्स के लिए या एक जाते हुए शख्स के लिए पूरे इदारे से की बेइज्जती कर दें या उसके खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करें। सियासत अपनी जगह पे, सियासी गलतियां अपनी जगह पे, फौज का सियासी किरदार अपनी जगह पे, लेकिन एज ए इदारा ये पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। इसका एहतराम करना शुरू करें, अब तो कर लें। अभी अगर नहीं करेंगे तो फिर इंडिया आपके पास जब आएगा यहाँ पे, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपके पास जाए पनाह कोई नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूट्यूब पे बैठ के पैसे कमा लें और इंडियन आपको कमाने दें, फिर यहाँ पे कुछ और ही होगा। तो बहरहाल इस सारी लड़ाई के दरमियान तीन कैजुअलिटीज़ हो गई। एक कैजुअलिटी जो है इमरान खान साहब की होगी कि इमरान खान साहब के पास एक और आखिरी ऑप्शन ये था कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो ये पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हो जाते, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते, नखरे करना बंद कर देते कि जी हम तो आपके साथ नहीं बैठेंगे। जब सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी अपने लोगों को ना रोकते, जेल से क्लेम करते हैं कि जनाब हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जब तक ये इशू है मेरी पूरी पार्टी आपके साथ है, बताए हमने करना क्या। और अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को लगाम देते और उसके बाद ये कौम के साथ खड़े होते तो एक इनके लिए रास्ता खुल जाना था, इससे इन्होंने रिहा हो जाना था, इनकी सियासत दोबारा रिवाइव हो जानी थी। लेकिन इन्होंने आखिरी मौका भी ज़ाया कर दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई रास्ता खुल सकेगा, क्योंकि दूसरी साइड इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब दुनिया में कोई मुल्क भी इमरान खान की फेवर नहीं कर सकेगा, ना पाकिस्तान के अंदर से फेवर हो सकेगी, बल्कि अब पार्टी की 90% जो लोग हैं, जो क़यादत है, वो भी इमरान खान साहब को पार्टी के साथ खड़ी नहीं रहेगी। ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब जो उनकी कैजुअलिटी हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास बड़ा ऑप्शन था कि आपकी गवर्नमेंट है वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, तो आप कम अज़ कम मोदी को बुरा भला तो कहें, खड़े तो हो कौम के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब से पूछते रह गए, मियां नवाज शरीफ साहब खामोशी से कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो इस सारे मामले में मियां नवाज शरीफ की भी कैजुअलिटी हो गई है। ये सियासी तौर पे मुझे नहीं लगता कि अब रिवाइव कर सकेंगे, बस ये बड़े भाई बन के या वाले साहब बन के ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी ये मौका ज़ाया कर दिया। और इनकी तरफ से भी जब बयान आया तो उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका था, पुलों के नीचे से पानी निकल चुका होगा। ये वही है जब अब पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है, तो आपकी मुबारकबाद की क्या हैसियत होगी अब। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी गलती की है और मेरा ख्याल ये है कि ये गलती इनको आने वाले दिनों में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसके कुछ लोग जो उनका जो किरदार है, जैसे कि साग डार साहब का किरदार है, वो हैरान कुन है।